सिंड्रेला। एक बार एक बहुत रईस आदमी था। निकाह के कुछ सालों बाद ही उसकी बीवी की वफात हो गई और छोड़ गई पीछे एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची। कुछ सालों बाद उस रईस आदमी ने एक नया निकाह कर लिया और उसकी दूसरी बीवी बहुत ही लालची और घमंडी थी। वो अपनी दो गुरूर तरीन बच्चियों के अलावा किसी से भी मोहब्बत नहीं करती थी। उन दोनों बेटियों को सिंड्रेला के साथ बहुत जलन होती थी। बहुत जल्द सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने घर पर पूरा कब्जा कर लिया और उस नन्ही सी बच्ची को अपने घर की खादमा बना ली। वो बर्तन मांजती, कपड़ा धोती, झाड़ू पोछा करती और सूरज उगने से पहले ही उठ जाती बेचारी और जमीन पर गिरी हुई कोयले की राख समेटने लगती, जिसके वजह से उसके कपड़े हमेशा मैले रहते। वो घर के बाहर तारज़दा बिस्तर पे सोती जो घास के ऊपर लदी हुई होती थी। वो सर्दियों के वक्त झोपड़ियों के छत से बर्फ अंदर आ जाती और पूरी झोपड़ी के अंदर बर्फ की पूरी सफेद परत जमा हो जाती। इस हैरत ज्यादा सर्दी से बचने के लिए वो रसोई में जलते हुए चूल्हे के सामने सो जाती। कोयले की राख पूरी रात उस पर उड़ती और उसके सारे कपड़े मैले हो जाते और इसी वजह से उसकी दोनों बहनें उसे सिंड्रेला कह के पुकारती। सिंड्रेला यानी कोयले की राख में लदे हुए कपड़े वाली। असल में दोनों सौतेली बहनें सिंड्रेला से इसलिए जलती थी क्योंकि सारे दिन घर में मजदूरी करने के बाद, इतने मैले कपड़े पहनने के बाद भी सिंड्रेला उन दोनों से ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन बादशाह के बेटे ने महल में दावत बुलाई। उसने सल्तनत में सारे ज़ेर असर लोगों को दावत में आने का दावतनामा दिया। सिंड्रेला की माँ और सौतेली बहनों को भी दावतनामा दिया गया। दोनों तंजतरीन बहनें भी तैयारियां करना शुरू कर दी। नए कपड़े सिलवाने लगे, नए गहने बनवाए जाने लगे। इन सारे कामों की जिम्मेदारी उन्होंने सिंड्रेला को दी। उन रेशम के कपड़ों के ऊपर सिंड्रेला जरी लगाती, उन्हें ध्यान से धोकर इस्त्री करती। मैं दावत में ये लाल जरी वाला लिबास पहनूंगी। बड़ी बहन खुशनुमा होके कहने लगी और छोटी ने कहा, मैं वो सुनहरे रंग का लिबास पहनूंगी और साथ में ये कीमती हीरों के जेवर बहुत जचेंगे मेरे लिबास के साथ। बाल संवारने के लिए महंगे हजाम बुलाए गए, नकली बाल लगवाए गए। शहर की सबसे महंगी दुकान से दर्जियों को कपड़े सीने के लिए बुलाया गया। चेहरा चमकाने के लिए बहुत महंगे लाली पाउडर मंगाए गए। जब सिंड्रेला उन्हें तैयार करने लगी तो बड़ी बहन ने उसे नीचा दिखाते हुए पूछा, तुम नहीं जाना चाहती दावत में? पर तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारे ये गंदे कपड़े देखकर वहाँ के तमाम लोग तुम पर हंसेंगे। सिंड्रेला की जगह अगर कोई और होता तो ऐसी बातें सुनकर उन लड़कियों के बाल बिगाड़ देती, पर सिंड्रेला एक बहुत नेक दिल की लड़की थी। उसने ऐसा नहीं किया। दोनों सौतेली बहनें दावत में अच्छी दिखे, उसने पूरी कोशिश की। दावत वाले दिन दोनों सौतेली बहनें अच्छी दिखे तो घंटों आईनों के सामने खड़े होकर खुद को देखती और खुद की तारीफ करते रहती। आखिरकार दावत पर जाने का वक्त नजदीक आ गया। वो दोनों अपनी बग्गियों में बैठकर खुशनुमा होकर निकल पड़ी बादशाह के महल के लिए। सिंड्रेला गमज़दा नजरों से देखकर उनको जाते हुए देखती रही। वो बेचारी फिर से रसोई घर में जाके जलते हुए कोयलों के सामने बैठ गई। तन्हाई का दुख सिंड्रेला से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अश्क बहाने लगी। अचानक एक आवाज आई और एक परी खिड़की से रसोई घर में दाखिल हुई। उसकी निगाहें चमकदार थीं। उसे पंख भी लगे हुए थे और उसके पास एक जादुई छड़ी थी। उसने सिंड्रेला से गमज़दा होने का सबब पूछा। काश मैं भी। सिंड्रेला इतना कह के जोर जोर से रोने लगी। क्या तुम भी उसी दावत में जाना चाहती हो? तो तुम जरूर जाओगी। मैं तुम्हारी अम्मी की सहेली हूँ और परियों की नगरी से तुमसे मिलने आई हूँ। तुम फिक्र न करो और अब रोना बंद कर दो और बागीचे से एक बड़ा सुनहरा कद्दू लेकर आओ। सिंड्रेला हाथ में लालटेन लेके बगीचे में जाके कद्दू ढूंढने लगी और लालटेन की रोशनी में इधर उधर ढूंढने लगी। उसने बगीचे का सबसे बड़ा कद्दू चुना और उस कद्दू को परी के हवाले कर दिया। परी ने अपनी जेब से एक चांदी की छुरी निकाली। उसने कद्दू को अंदर से खोखला कर दिया और उसने कद्दू का बाहरी हिस्सा रास्ते पर रखा और उसने उस कद्दू पे अपनी जादुई छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाते ही वो कद्दू एक आलिशान बग्गी में तब्दील हो गया।
सिंड्रेला ने अपनी जिंदगी में काफी बग्गियां देखी थी। उसकी सौतेली बहनें जिस बग्गी में बैठकर महल गई थी, उस बग्गी को भी सिंड्रेला ने देखा था, पर इतनी खूबसूरत बग्गी उसने कभी नहीं देखी थी। सोने की इतनी बड़ी बग्गी और शक्ल कद्दू जैसी। फिर परी ने उसे घर के अंदर से चूहे पकड़ने का पिंजरा लाने को कहा। जैसे ही सिंड्रेला पिंजरा लाने को गई तो उसने देखा कि उसके अंदर जिंदा चूहे हैं। परी ने उसे पिंजरे का दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही चूहे बाहर आकर दौड़ने लगे, परी ने उन पर भी जादुई छड़ी घुमाई। सिंड्रेला ये सब देख के हैरत ज़दा हो गई। चूहे एक एक करके ताकतवर घोड़ों में तब्दील हो गए और बग्गी के आगे खड़े हो गए 6 ताकतवर घोड़े, जिनका रंग चमकदार था और रेशमी बाल थे। हमें एक बग्गी चलाने वाला भी दरकार होगा, परी ने सिंड्रेला से कहा, जिसके एवज ने सिंड्रेला ने कहा, चूहा पकड़ने वाला एक पिंजरा उस झोपड़ी में भी है। मैं देखा हूँ, अगर वहाँ एक चूहा हो, हम उसे बग्गी चलाने वाले में तब्दील कर सकते हैं। सिंड्रेला पिंजरा लेकर बाहर आई और पिंजरे में उसे मिला एक छोटा लेकिन मोटा चूहा, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, और परी ने उसको एक मोटीले इंसान में तब्दील कर दिया। इस आदमी की मूछ बड़ी प्यारी और पुरकशिश थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, एक बार फिर से बागीचे में जाओ और जिस बर्तन से तुम पौधों को पानी देती हो, उसके अतराफ में तुम्हें 6 छिपकलियाँ मिलेगी। उसे मेरे पास ले आओ। जैसे ही सिंड्रेला उन छिपकलियों को परी के पास लेके आई, वो 6 छिपकलियाँ सिपाहियों में बदल गए। वो बग्गी के पीछे जाकर खड़े हो गए और भाला पकड़कर और ऐसी निगरानी करने लगे जैसे पूरी जिंदगी यही काम करने आए हो। उसके बाद परी ने सिंड्रेला से पूछा, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, मैं बेहद खुश हूँ। सिंड्रेला ने कहा, लेकिन मैं इन गंदे लिबास में तकरीब में कैसे जा सकती हूँ? परी ने जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को छुआ और सिंड्रेला के कपड़े हिंदुस्तानी रेशम लिबास में तब्दील हो गए, जिन पर 2 हंसों की तस्वीर लदी हुई थी। पूरे लिबास में चमकीले मोतियों की चमक लदी हुई थी। चांदनी रात में लिबास खूब चमक रहा था। सिंड्रेला के सर के ऊपर मोतियों से लदा हुआ एक ताज आ गया। उंगलियों में बेशकीमती हीरे और सोने से बनी हुई अंगूठी सज गई। फिर परी ने उसके फटे हुए चप्पलों को पुरकशिश कांच से बने हुए जूतों में तब्दील कर दिया। जैसे ही सिंड्रेला बग्गी में बैठकर रवाना होने लगी महल के लिए, परी ने उससे कहा, ख्याल रहे, आधी रात होने से कब्ल तुम्हें वापस आना होगा। अगर तुम एक लम्हा भी वहाँ रुकी तो बग्गी फिर से कद्दू बन जाएगी, घोड़े और बग्गी चलाने वाला फिर से चूहे बन जाएंगे और सारे सिपाही छिपकली और कपड़े वही पुराने। सिंड्रेला ने वादा किया कि वो रात 12 बजे से पहले ही वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद वो खुशी खुशी बग्गी में बैठकर महल के लिए रवाना हो गई। जैसे ही सिंड्रेला ने बग्गी के बाहर कदम रखा, बादशाह और शहजादा सिंड्रेला की खूबसूरती देख के हैरत ज़दा हो गए। लोगों ने सिंड्रेला को देख के रक्स करना बंद कर दिया। फनकारों ने सिंड्रेला को देख के गाना बजाना बंद कर दिया। सबकी नजर सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर चौंक गई। शहजादे ने सिंड्रेला को रक्स करने की दावत दी, जिसे सिंड्रेला ने कबूल किया। फनकार फिर से अपनी धुन छेड़ने लगे, पर इस बार उनकी धुन बहुत ज्यादा पुरसोस थी। बादशाह, मल्लिका और सारे मेहमान वहां पे सिंड्रेला की खूबसूरती की तारीफ करने लगे और इस सोच में मशगूल हो गए कि ये लड़की है कौन। शहजादे की नजर सिंड्रेला पर मरकूज हो गई थी। दोनों एक दूसरे में इतने खो चुके थे कि सिंड्रेला को वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, सिंड्रेला ने एक हिरन की तरह महल के बाहर दौड़ लगाई। राजकुमार ने भी उसके पीछे दौड़ लगाई, मगर उसे पकड़ ना पाया। महल की सीढ़ियां उतरते वक्त सिंड्रेला का एक जूता एक पैर से निकलकर गिर गया। शहजादे ने वो जूता उठाकर अपने पास रख लिया। महल के सालारों से पूछा गया कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए देखा। सालारों ने कहा कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए नहीं देखा, पर उन्होंने एक मैले कपड़ों में एक लड़की को जाते हुए देखा, जो शायद से एक बांदी थी। जब महल से सिंड्रेला की सौतेली बहनें घर वापस लौटी तो उन्होंने सिंड्रेला से कहा,
तो शहजादा दावत में आई हुई उस खूबसूरत लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं और वो लड़की अचानक से दावत में से गायब हो गई है। लेकिन बेचारा शहजादा अपने हाथ लगे हुए उस शहजादी के जूतों को बहुत देर तक तकता रहा। शहजादे ने हुक्म किया उस जूते को रेशम की तख्ती पर रखा जाए और सल्तनत के सारे घरों में ले जाया जाए और साथ ही ये ऐलान किया जाए जिस लड़की के पाँव के नाप का जूता होगा उस लड़की के साथ शहजादा निकाह करेगा। सल्तनत की सारी कुंवारी लड़कियों को वो जूता पहन के देखना था। शुरुआत सल्तनत की शहजादियों को पहना के देखी गई। सौतेली बहनों की भी बारी आई। शहजादे का सालार जूतों का नाप लेने के लिए घर पहुंचा। पहले बड़ी बहन ने जूता पहनने की कोशिश की। उसने बड़ा जोर लगाया लेकिन उसके लिए जूता बहुत छोटा था। बड़ी बहन के दिल में शहजादे से निकाह करने का इतना लालच था कि उसने पाँव छोटा करने के लिए अपने पाँव की उंगलियां काट दी। ऐसा करने से पाँव जूते में आसानी से चले गया, पर सिपाही ने खून देखते से ही उसकी चोरी पकड़ ली, उसे नामंजूर कर दिया। फिर छोटी बहन को जूता पहनाया गया, पर उसकी एड़ियां बहुत बड़ी थी। पर उसने भी चाकू से अपनी एड़ी को काट डाला ताकि जूता उसके नाप का हो जाए। पर उसने जब जूता पहनकर चलने की कोशिश की तब शहजादे के सालार को उस पर शक हुआ और उसकी भी चोरी पकड़ी गई। सिंड्रेला हंसते हंसते बोली, क्या मैं भी ये जूता पहनकर देख सकती हूँ? सिंड्रेला की हसद तरीन सौतेली बहनों के मना करने पर भी सालार ने सिंड्रेला को जूता पहनने पर मजबूर किया। जैसे ही सिंड्रेला ने अंदर पाँव डाला, जूता उसके पाँव पर ऐसा चढ़ा जैसे मोम का बना हो, बिल्कुल उसी के नाप का। फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरा जूता भी निकाला और दूसरे पाँव में पहन लिया। उसी वक्त उसे वो परी नजर आई और उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को इतने खूबसूरत कपड़ों में तब्दील कर दिया जो कभी किसी ने देखे ना हो। सौतेली बहनों ने फौरन पहचान लिया कि दावत में आई हुई खूबसूरत लड़की वो कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला थी। उन्होंने सिंड्रेला के पैर पकड़ के अपने बुरे बर्ताव की माफी मांगी। सिंड्रेला ने उन दोनों को चूम कर मोहब्बत से कहा कि वो उन दोनों को तभी माफ करेगी जब वो दोनों उसे अपनी बहन मानेंगी। सौतेली बहनों ने उससे वादा किया कि वो उसे अपनी सगी बहन का खिताब देंगी। सिंड्रेला को शहजादे के पास लाया गया। शहजादे को वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगी। कुछ ही दिनों बाद उनका निकाह हो गया। सिंड्रेला जितनी खूबसूरत थी उतनी नेक दिल भी थी। उसने अपनी बहनों के लिए बहुत नेक दिल शौहर चुने जो रईस भी थे और अच्छे भी। और फिर सिंड्रेला और शहजादा साथ साथ हमेशा खुश रहे। एक वक्त की बात है, दूर एक शहर में एक दौलतमंद शख्स अपनी तीनों बेटियों के साथ रहता था। तीनों में सबसे छोटी बेटी बेहद खूबसूरत थी, इसलिए सभी उसे ब्यूटी कहकर बुलाते थे। वो बहुत अच्छी और मददगार थी। उसकी बड़ी बहनें ना तो अच्छी थी और ना ही मददगार। सच तो ये है कि वो दोनों ब्यूटी से बिल्कुल अलग, खुदगर्ज और घमंडी थी। एक दिन उनके वालिद बड़े अफसरदा दिल से घर आए। जब लड़कियों ने वालिद से उनकी उदासी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, अब हम गरीब हो चुके हैं, किस्मत ने हमें अलहदा छोड़ दिया। अब हमें इस आलिशान रिहाइश को छोड़कर गांव के किसी छोटे मकान में रहना पड़ेगा। दोनों बड़ी बेटियां ये बात सुनते ही आपे से बाहर हो गईं। हम लोग देहात में जाकर कैसे रहेंगे अब्बा जान? उन दोनों ने कहा। मगर ब्यूटी ने कहा, मुझे तो जंगल, खेत खलियान और फूलों के बीच रहना बेहद पसंद है। कुछ अरसे बाद उस दौलतमंद शख्स को एक बड़े से बागीचे के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी मिल गई और वो सभी वहाँ रहने चले गए। वालिद साहब उस बागीचे में कड़ी मशक्कत करके फल और सब्जियां उगाने लगे और उन्हें फरोख्त करके आराम से जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन तिजारत के सिलसिले में वालिद साहब को दूर गांव में जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने तीनों बेटियों को पास बुलाकर कहा कि वो अगले दिन ही वापस लौट आएंगे। उसके बाद उन्होंने एक एक बेटी से बारी बारी एक बात दरियाफ्त की
क्या कोई ऐसा हदिया है जो मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ? सबसे बड़ी बेटी ने कहा, हाँ, मुझे हीरे चाहिए, मुझे मोती चाहिए। दूसरी बेटी ने कहा, मगर ब्यूटी ने कहा, अब्बा जान, मेरे लिए बस सफेद गुलाबों का एक गुलदस्ता ले आइएगा। उसके बाद वालिद साहब घोड़े पर सवार होकर निकल गए। ब्यूटी ने दरवाजे तक आकर अपने वालिद को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। वालिद साहब अपनी तिजारत का काम खत्म करके घर लौटने लगे। कुछ दूर आने के बाद अंधेरा हो गया और वो अपनी राह भटक गए। भटकते हुए वो घने जंगल में आ पहुंचे। अब तो उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें कुछ दूरी पर रोशनी की एक चमक दिखाई दी और उन्होंने घोड़ा उस ओर बढ़ा दिया। जैसे तैसे वो रोशनी के करीब पहुंचे। वहां उन्हें पेड़ों के बीच एक चौड़ा सा रास्ता दिखाई दिया। घोड़े पर सवार वो उस रास्ते पर चल दिए और तब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वो एक महल के करीब आ पहुंचे। महल का दरवाजा खुला हुआ था मगर वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो ताजिर अंदर चले गए। वो इस्तकबालिया कमरे से दाहिनी ओर की तरफ चले गए जहाँ एक भट्टी में आग दहक रही थी। उन्होंने देखा मेज पर एक आदमी का खाना रखा हुआ है। वो बहुत थके हुए और भूखे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ कोई नहीं है तो वो ये लजीज खाना खा लेते हैं और उसके बाद घोड़े को अस्तबल में ले जाएंगे। वो आराम से खाना खाने लगे। खाने के बाद उन्हें नींद आने लगी और कमरे को पार करने के बाद उन्हें एक आरामगाह दिखाई दी। वो बिस्तर पर लेट गए और सुबह तक गहरी नींद में सोते रहे। जब उनकी नींद खुली तो उनके कपड़े ही गायब थे, मगर एक नया कढ़ाई किया हुआ सूट कुर्सी पर रखा हुआ था। उन्होंने नए कपड़े पहने और अपने घोड़े को देखने के लिए अस्तबल की ओर रवाना हुए। अस्तबल के रास्ते में सफेद गुलाब के फूलों का एक खूबसूरत बागीचा था। सफेद गुलाब के फूलों पर नजर पड़ते ही उन्हें ब्यूटी की ख्वाहिश की याद आई और उन्होंने अपनी छोटी बेटी के लिए फूलों का एक गुलदस्ता बनाने का सोचा। वो गुलाब के फूलों की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने अभी सिर्फ एक ही गुलाब तोड़ा था कि उन्हें अपने पीछे से एक दिल दहलाने वाली आवाज सुनाई दी और पीछे मुड़ते ही उन्होंने एक बड़ा सा हैवान देखा। वो भयानक हैवान ऊंची आवाज में बोला, एहसान फरामोश इंसान, तुमने किसका खाना नोश फरमाया? किसकी ख्वाबगाह में आराम फरमाया? किसका लिबास ओढ़ रखा है? मेरे और मेरे एहसान का सिला तुम मेरे गुलाब चुरा कर दे रहे हो। तुम्हें मरना होगा। बराए मेहरबानी मुझ पर रहम करो। उन्होंने गमगीन लहजे में कहा, सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें जिंदगी मयस्सर हो सकती है। हैवान ने कहा, माँ खत्म होने से पहले तुम्हें यहाँ आना होगा, लेकिन साथ उसे लाना होगा जिसे घर जाते वक्त तुमसे पहली मुलाकात होगी। ब्यूटी के वालिद के पास इस शर्त को मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही वो अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकले, वो हैवान से किए हुए वादे के बारे में सोचने लगे। उन्हें ये याद आने लगा कि किस तरह ब्यूटी ने घर से जाते वक्त हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा था। एक भयानक ख्याल से वो दहल उठे। क्या होगा अगर ब्यूटी मेरे रास्ते में पहली आई तो? यहाँ ब्यूटी अपने कमरे की खिड़की के करीब बैठी अपने अब्बाजान के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। जब उसने दूर घोड़े पर सवार एक साये को आते देखा तो वो कमरे से निकलकर बागीचे के रास्ते पर आ गई। हाँ, ये तो उसके वालिद ही थे जो लौटकर घर आ रहे थे, मगर ब्यूटी अपने वालिद के साथ हुए वाक़े से बेखबर थे। वो काफी थके हुए और अफसरदा लग रहे थे। अब्बाजान, क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? वालिद साहब अपनी छोटी बेटी को बाहों में भरकर रोने लगे। जब वो झोंपड़ी में पहुंचे तो वालिद साहब ने ब्यूटी को उस हैवान से किए हुए अपने वादे के बारे में बताया। लेकिन तुम मेरे साथ मत आना ब्यूटी, चाहे कुछ भी हो जाए। वालिद ने कहा, मगर ब्यूटी ने जिद करते हुए कहा,
जब एक बार कोई वादा दिया जाता है तो उसे निभाना ही पड़ता है। आखिरकार उसके वालिद इस बात पर राजी हो जाते हैं कि इस महीने के आखिरी तारीख में वो ब्यूटी को लेकर हैवान के पास चले जाएंगे। महीने का आखिरी दिन बहुत ही जल्द आ गया और वालिद साहब और उनकी प्यारी बेटी जंगल की ओर रवाना हो गए। रात होते होते ब्यूटी और उसके वालिद जंगल के उस महल में पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें मेज पर सजा हुआ 2 लोगों के लिए खुशबूदार और लजीज खाना मिलता है। जैसे ही वो लोग खाने के लिए बैठते हैं, दरवाजे से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो हैवान की आवाज थी। हैवान ब्यूटी के वालिद से मुखातिब होकर पूछता है, क्या ये तुम्हारी वही बेटी है जिसके लिए तुमने सफेद गुलाब तोड़े थे? जी। ताजिर वालिद ने कहा। इसे दुखी नहीं होना चाहिए। हैवान ने कहा, इस महल की सारी चीजें उसके इस्तेमाल के लिए हैं। उसकी ख्वाबगाह भी सजा दी गई है। शब्बा खैर। ब्यूटी जब कमरे में दाखिल हुई तो पाया कि ऐसा खूबसूरत कमरा उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। थकी होने की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह ब्यूटी और उसके वालिद साहब ने इकट्ठे नाश्ता किया और अब्बा ने अपनी बेटी से विदा ली। जब घोड़े पर सवार अब्बा उसकी आंखों से ओझल हो गए तो ब्यूटी अपने कमरे में लौट आई। एक दीवार पर एक आईना टंगा हुआ था और उसके नीचे खूबसूरत तहरीर में लिखा था, प्यारी ब्यूटी, अपने आंसू पोंछ लो। इन आंसुओं का कोई मतलब नहीं है। तुम बेफिक्र रहो। इस आईने में तुम देखकर जो भी ख्वाहिश जाहिर करोगी वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। इन लफ्ज़ों से ब्यूटी को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा अगर उसे यहाँ कोई भी परेशानी हुई तो वो इस आईने के सामने अपने घर लौट जाने की ख्वाहिश जताएगी। ब्यूटी का एक एक दिन एक एक साल सा गुजरने लगा, जबकि हैवान ने उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया कराई थी। कभी वो किताबें पढ़ती, कभी वो तस्वीरें बनाती, किसी दिन वो बागीचे में खेलने निकल जाती और किसी दिन कई खूबसूरत खूबसूरत फूल इकट्ठा करने लगती। मगर हर शाम खाने के वक्त दरवाजे पर उसे एक ही आवाज़ सुनाई देती। एक संगीन आवाज़ उससे पूछती, क्या मैं अंदर आऊं? और हर शाम सहमी हुई ब्यूटी जवाब देती, हाँ हाँ हैवान जी। और वो आपस में गुफ्तगू करते। हैवान के खदोखाल और आवाज से ब्यूटी हमेशा डरी रहती, मगर उसके लफ्जों में इतनी मिठास और रहमदिली थी कि आहिस्ता आहिस्ता ब्यूटी का डर खत्म होने लगा। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ ब्यूटी? एक शाम उस हैवान ने पूछा। हाँ हैवान जी। और मैं बेवकूफ भी हूँ ना? नहीं, बेवकूफ तो नहीं है आप। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करोगी ब्यूटी? हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ क्योंकि आप बड़े रहमदिल हैं। तो क्या तुम मुझसे निकाह करोगी ब्यूटी? नहीं 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 हैवान जी। हैवान मायूस हो गया और ब्यूटी भी फिक्रमंद हो गई। मैं किसी हैवान से शादी नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा। और अगली सुबह ब्यूटी ने उस आईने में देखा। मुझे अपने प्यारे वालिद साहब का हालचाल मालूम करना है, उसने कहा। और फिर आईने में उसके वालिद साहब की एक दर्द भरी तस्वीर दिखाई दी। उसके वालिद बिस्तर पर बीमार पड़े थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई न था। अपनी वालिद की तकलीफ और अकेलेपन के बारे में सोचकर वो सारा दिन बस रोती रही। फिर हर शाम की तरह हैवान उससे मिलने आया। उसने देखा कि ब्यूटी बेहद अफसरदा है। क्या बात है ब्यूटी? उसने पूछा। ब्यूटी ने अपनी मायूसी की वजह उसे बताई और अपने घर जाने के लिए आजादी की दरख्वास्त की। तुम चली जाओगी तो मेरा दिल गमगीन हो जाएगा ब्यूटी, हैवान ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें गमगीन होते हुए भी नहीं देख सकता। हैवान ने आगे कहा।
तुम कल तुम्हारे घर जा सकती हो। शुक्रिया हैवान जी, ब्यूटी ने खुश होकर कहा। मगर मैं आपके दिल आजारी नहीं करूंगी, 1 हफ्ते के अंदर मैं वापस आ जाऊंगी। हैवान बेहद उलझन में था। उसे डर था कि अब वो ब्यूटी को हमेशा के लिए खो देगा। ये अंगूठी पहन लो। मायूसी भरे लहजे में उसने कहा। अगर तुम वापस आना चाहोगी तो इस अंगूठी को खोलकर टेबल पर रख देना। और अब अलविदा मेरी ब्यूटी। उस रात ब्यूटी ने आईने में देखकर ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो कल सुबह अपने वालिद की झोपड़ी में नींद खोलेगी, और ब्यूटी की ये ख्वाहिश पूरी हो गई। उसकी अगली सुबह अपने वालिद की झोपड़ी में ही हुई। जैसे ही वालिद साहब ने अपनी लाडली बेटी को देखा, उनकी तबीयत खुशबाश हो गई। ब्यूटी को पता ही न चला कि 1 हफ्ता कैसे गुजर गया। हालांकि उसके वालिद अब काफी हद तक ठीक हो चुके थे, फिर भी ब्यूटी ने उन्हें अपनी बेरहम बहनों के भरोसे छोड़ना सही न समझा। मैं 1 हफ्ता और रुक जाती हूँ, ब्यूटी ने कहा, और ये सुनकर उसके वालिद खुशी से मुस्कुरा उठे। अभी मुश्किल से 1-2 दिन ही गुजरे थे कि ब्यूटी ने एक ख्वाब देखा कि हैवान महल के बागीचे में सफेद गुलाब की झाड़ियों के पास घास में पड़ा हुआ दुख से बोल रहा है। ओ ब्यूटी, तुमने कहा था कि तुम लौट कर आओगी। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। इस ख्वाब ने ब्यूटी को जगा दिया। बेचारे हैवान के हालात के बारे में सोचकर ब्यूटी परेशान हो गई। उसने बिस्तर से उठकर उस जादुई अंगूठी को अपनी मेज पर रखा और फिर वो सो गई। जब वो सुबह जगी तो वो हैवान के महल में अपने कमरे में थी। ब्यूटी जानती थी कि शाम होने से पहले हैवान उससे मिलने नहीं आएगा, और आज का दिन था कि बीतने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार किसी तरह शाम हुई, मगर हैवान नहीं आया। बेचारी ब्यूटी मायूस हो गई। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं उसका ख्वाब सच तो नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि हैवान गुलाब की झाड़ियों में गिरा पड़ा हो? ब्यूटी रात के अंधेरों में महल के बागीचे की तरफ दौड़ पड़ी और भागते भागते गुलाब की झाड़ियों के पास पहुंच गई। वहां एक झाड़ी के बीचों बीच घास पर राक्षस पड़ा हुआ था। ब्यूटी उसके करीब घुटनों के बल बैठ गई और अपना हाथ उसके सर पर रखा। जैसे ही ब्यूटी के हाथ का लम्स मिला, हैवान ने अपनी आंखें खोल दी। मैं तुमसे अलहदा नहीं रह सकता ब्यूटी, हैवान ने कहा। इसके लिए मैं खुद को खत्म कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें फिर से देख लिया है, अब मैं चैन से वफात पा सकता हूँ। ओह हैवान जी, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती, ब्यूटी ने कहा। तुम्हें जिंदा रहना होगा। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मेरा यकीन करो। तुम बहुत ही रहमदिल हो। जब ब्यूटी ने ये अल्फाज कहे तो उसने अपने हाथों में अपना मुंह छुपा लिया और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। जब उसने फिर से सर उठा कर देखा तो हैवान गायब हो चुका था और उसकी जगह एक खूबसूरत सा शहजादा खड़ा था, और उसने खुद को आजाद कराने के लिए ब्यूटी का शुक्रिया अदा किया। क्या मतलब है तुम्हारा? ब्यूटी ने पूछा। ओह, मुझे मेरा हैवान चाहिए, मेरा प्यारा हैवान, और कोई नहीं। तब शहजादे ने उसे समझाया। एक बेरहम परी ने मुझे बद्दुआ दी कि मैं हैवान बनकर ही रहूंगा और साथ में बेवकूफ और बदसूरत दिखूंगा। उसने उसे बताया। एक खूबसूरत लड़की जो मेरे निकाह में बंधेगी वो ही इस बद्दुआ को तोड़ सकेगी, और वो खूबसूरत लड़की तुम हो ब्यूटी। शहजादे ने पूरा वाकया सुनाया। फिर शहजादे ने ब्यूटी को चूम लिया और उसे लेकर महल की जानिब रवाना हुआ। तभी एक हसीन और खूबसूरत परी ब्यूटी के वालिद साहब को लेकर वहां हाजिर हो गई। ब्यूटी ने शहजादे से निकाह कर लिया और अपने वालिद और शौहर के साथ खुशी से जिंदगी गुजारने लगी। स्नो वाइट और 7 बुनी।
कई सालों पहले की बात है। एक रानी अपने महल की खिड़की के करीब बैठी सिलाई कर रही थी। बाहर आसमान से बर्फबारी हो रही थी। सिया लकड़े से बनी खिड़कियों पर बर्फ की सफेदी जम गई थी। सिलाई करते हुए रानी की उंगली में सुई चुभ गई। खून के सुर्ख कतरे सफेद बर्फ पर गिरे। रानी ने सोचा, काश मेरी एक दुख्तर होती जिसका चेहरा बर्फ सा सफेद होता, होंठ खून के कतरों जैसे सुर्ख और क़ीसू इस खिड़की के रंग जैसे सिया। कुछ दिनों बाद रानी की ये ख्वाहिश मुकम्मल हुई और उन्होंने बच्ची का नाम रखा स्नो वाइट। लेकिन बेटी के पैदा होते ही रानी की वफात हो गई और बादशाह ने दूसरा निकाह कर लिया। नई रानी जिस कदर खूबसूरत थी उतनी ही मक्कार भी थी। कोई औरत उससे भी ज्यादा हसीन हो ये तस्वुर ही उसे बर्दाश्त नहीं होता था। रानी के कमरे में एक तिलिस्मी शीशा था। वो रोज उस शीशे में देखती और पूछा करती, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? शीशा जवाब में कहता, आप इस जहान की मल्लिकाए हुस्न हो। दिन महीनों में और महीने साल में बदलते गए और हर नया दिन स्नो वाइट के हुस्न में और निखार लाता। और यूं ही एक सुबह रानी ने तिलिस्मी शीशा देखा और उससे पूछा, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? तुम इस जहान की मल्लिकाए हुस्न हो, लेकिन स्नो वाइट का हुस्न तुमसे और बेहतरीन है। रानी गुस्से और हसद से जलाल में आ गई। उसने अपनी सौतेली दुख्तर से फौरन निजात पाने की ठान ली। उसने एक शिकारी को बुलवाया और शिकारी को हुक्म दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और सबूत के तौर पर उसका दिल निकाल कर ले आए, जिससे रानी को ये यकीन हो जाए कि स्नो वाइट की वफात हो चुकी है। शिकारी स्नो वाइट को दूर घने जंगल में ले आया, लेकिन जैसे ही उसने स्नो वाइट को कत्ल करने के लिए खंजर उठाया, उसे स्नो वाइट की खूबसूरती और उसकी मासूमियत का एहसास हुआ। मैं तुम्हारा कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें महल में भी नहीं ले जा सकता और तुम्हें जंगली जानवरों के हवाले भी नहीं कर सकता। उसने स्नो वाइट को जंगल में ही छोड़ दिया और रवानगी के वक्त उसने एक हिरन का शिकार किया और उस हिरन का दिल निकालकर सबूत के तौर पर रानी को पेश किया। बेचारी स्नो वाइट घने सुनसान जंगल में अकेली भटकती रही। झाड़ियों के पीछे खूंखार शेरों की नजरें स्नो वाइट पर पड़ी, लेकिन मानो जैसे मौजज़ा हो गया, उन्होंने स्नो वाइट पर हमला ही नहीं किया। जब रात गहरी हुई तो स्नो वाइट को जंगल के दरमियान एक छोटा सा घर नजर आया। उसने सदा लगाई पर किसी ने जवाब न दिया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी पर किसी ने नहीं खोला। वो खुद दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। छोटी छत वाले इस मकान में उसे लकड़ी की छोटी मेज और छोटी कुर्सियां नजर आईं। उस मेज पर 7 नाश्ते की कटोरियां, 7 चमचे और 7 प्यालियां थी। ये मकान 7 बोनों का था जो पहाड़ी पर सोने की तलाश में खुदाई किया करते थे। स्नो वाइट को तेज भूख लगी थी। वो कुर्सी पर बैठ गई और उसने हर कटोरी से थोड़ा थोड़ा नाश्ता नौश फरमाया और हर प्याले में से थोड़ा थोड़ा दूध भी पिया। फिर वो बालाई मंजिल पर गई जहाँ उसे एक कमरा नजर आया जहाँ 7 छोटे छोटे बिस्तर थे। वो एक बिस्तर पर जाकर आराम करने लगी। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद की आगोश में चली गई। जैसे ही चांद आसमान में रोशन हुआ, वो 7 बोने घर की जानिब रवाना हुए। हर एक ने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में लालटेन पकड़ रखी थी। हर एक के कमर पर चमड़े की पोटली थी जिसमें सोना रखा था। जैसे ही उन्होंने लालटेन मेज पर रखी, उन्होंने देखा कि किसी ने उनके घर में घुसपैठ की है। देखो, किसी ने हमारा खाना नौश फरमाया। हाँ, किसी ने तो नौश फरमाया है। वो बदहवास हो गए। फिर वो बालाई मंजिल पर रवाना हुए। स्नो वाइट को बिस्तर पर आराम फरमाते देख वो हैरान रह गए। ये परीनुमा खूबसूरत लड़की कौन है? ताजुब की बात है, कौन है ये? वो एक दूसरे से हसीन दोशीज़ा के बारे में पूछने लगे। स्नो वाइट ने नींद से उठकर अपनी दास्तान सुनाई। बोनो को उसकी दास्तान सुनकर अफसोस हुआ और उस पर रहम भी आया। उन्होंने स्नो वाइट को अपने हमरा रहने की दावत दी, उसे घर संभालने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने उसे आगाह किया कि जब वो पहाड़ी पर काम के लिए जाएंगे तब वो किसी के लिए भी दरवाजा न खोले, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर जालिम रानी को खबर हुई कि स्नो वाइट जिंदा है तो वो उसे फिर से कत्ल करने की साजिश करेगी। स्नो वाइट उन 7 बोनों के हमरा रहने लगी। वो घर
घर और कमरों की सफाई करती, बर्तन मांजती और सबके लिए खाना भी बनाती। बोनो के साथ वो बेहद खुश थी। कुछ ही दिनों में वो अपनी सौतेली माँ के जुल्मों को भी भूल चुकी थी। एक दिन रानी ने फिर से तिलिस्मी शीशे से पूछा, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? आप हो मल्लिकाए हुस्न, इसमें कोई नहीं शक, लेकिन स्नो वाइट तो सबसे ज्यादा हसीन है। हमें एक जंगल की चिड़िया ने बताया, 7 बोनों के साथ अपना घर है बसाया। मक्कार रानी गुस्से से सुर्ख हो गई। उसे पता चल गया कि शिकारी ने उसे धोखा दिया था। उसने तय किया कि अब वो स्नो वाइट को अपने हाथों से कत्ल करेगी। उसने एक बहरूपिये का चोला उड़ा और जंगल में उन बोनों के घर की जानिब रवाना हुई। स्नो वाइट खिड़की के करीब बैठी बोनों के कपड़े सिल रही थी। मक्कार रानी ने आवाज बदलकर उससे सदा लगाई, सुई ले लो, धागा ले लो, कपड़ों के लिए दिलकश रिबन ले लो। खुशनुमा रिबन देखकर स्नो वाइट बहुत खुश हो गई। वो बोनों की दी हुई हिदायत को भूल गई और दौड़कर दरवाजा खोलने पहुंची। तुम्हारा लिबास तो बेहद दिलकश है, लेकिन उस पे लगा ये रिबन ठीक से बंधा नहीं है। मुसाफिर के भेस में आई मक्कार रानी ने कहा, लाओ मैं इसे ठीक से बांधूं। ये कहकर रानी ने स्नो वाइट का लिबास इतना कस कर बांधा कि बेचारी स्नो वाइट सांस तक न ले पाई। सांस न लेने की वजह से स्नो वाइट जमीन पर कुछ यूं गिरी मानो जिस्म से रूह जुदा हो गई हो। मक्कार रानी खुशी खुशी अपने महल की जानिब दौड़ने लगी। रात को जब 7 बौने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट जमीन पर निढाल पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उन्हें पता चल गया कि आखिर क्या माजरा था। उन्होंने कस के बंधी रिबन को खंजर से काट दिया। जैसे ही रिबन कटी, स्नो वाइट की सांसें बहाल हुई और स्नो वाइट मौत के मुंह से बाहर आ गई। उसने बोनो को सारा वाकया कह सुनाया। बोनो को अंदाजा हो गया कि वो मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि वही मक्कार रानी थी जो स्नो वाइट को अब भी कत्ल करना चाहती थी। याद रखो, अभी किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। और स्नो वाइट ने पक्का वादा किया कि आज के बाद वो किसी की खातिर दरवाजा नहीं खोलेगी। उस रात मक्कार रानी फिर से तिलिस्मी शीशे के पास आई। तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? आप हो मल्लिकाए हुस्न, इसमें क्या है शक, लेकिन स्नो वाइट है सबसे ज्यादा खूबसूरत। गुस्से से सुर्ख हुई रानी महल के तहखाने की जानिब भागी, जहाँ उसने अपने खुफिया काले जादू की दुनिया आबाद कर रखी थी। वहाँ उसने एक जहरीला सेब इजाद किया। सेब एक जानिब से सब्ज और दूसरी जानिब से गहरा सुर्ख था। सेब का सब्ज हिस्सा तो नौश फरमाने लायक, लेकिन अगर जहरीला सुर्ख हिस्सा खाया तो इंसान की मौत तय थी। मक्कार रानी ने फिर से रूप बदला। इस बार एक सेब फरोख्त औरत का भेस बदला। मैला लिबास और हाथों में सेबों से भरा थैला लेकर वो रंगीन तिलिस्मी सेब उसके थैले में सबसे ऊपर रखा। वो जंगल में बोनो के मकान की जानिब पहुंची। स्नो वाइट उस वक्त एक कुएं से पानी निकाल रही थी। अजनबी औरत को अपनी जानिब आते देख वो खौफजदा हो गई और दौड़कर मकान में चली गई। उसने फौरन दरवाजा बंद किया। फिर उसे उस औरत की आवाज सुनाई दी, सेब ले लो, ताजे मीठे सेब ले लो। ये सुनकर स्नो वाइट के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं खिड़की खोल दूं और दरवाजा बंद रखूं तब तो मुझे कोई खतरा नहीं। उसने घर की खिड़की खोलकर बाहर झांकते हुए कहा, मुझे आपके सेब तो दिखाएं। रानी ने कहा, ये वाला सेब ले लो, ये सबसे ताजा और सबसे मीठा है। ये कहते ही रानी ने जहरीला सेब थैले से निकाला। स्नो वाइट सोच में मशगूल हो गई। ये देखकर रानी ने कहा, घबराओ नहीं, बस इसे खा लो। देखो, मैं इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर देती हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। मक्कार रानी सेब का सब्ज हिस्सा खाने लगी और सुर्ख हिस्सा उसने स्नो वाइट को दे दिया। स्नो वाइट सेब खाने से खुद को रोक न पाई, पर जैसे ही उसने चखा वो जमीन पर गिर गई। उस रात मक्कार रानी ने तिलिस्मी शीशे को साफ किया और फिर से दरियाफ्त किया, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? इस जमीन से लेके फलक तक आपसे खूबसूरत अब कोई नहीं। अब जब बौने रात को घर लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर मरा हुआ पाया। फौत हुई स्नो वाइट के लिए उन्होंने शीशे का एक ताबूत बनाया
और अतराफ में फूलों के पौधे लगा दिए ताकि वो दिन रात ताबूत की निगरानी कर सकें। एक दिन एक खूबरू नौजवान घोड़े पर बैठ अपने सिपाहियों के हमरा वहाँ तशरीफ लाया। जैसे ही उसकी निगाह शीशे के ताबूत पर पड़ी, वो घोड़े से नीचे उतर गया। जब उसने ताबूत के अंदर लेटी उस दोशीज़ा को देखा तो वो हैरान रह गया। ऐसे लग रहा था जैसे वो गहरी नींद की आगोश में है। उसका चेहरा बर्फ की मानंद सफेद था, लब खून के रंग जैसे सुर्ख और बाल जंगल की लकड़ियों जैसे सियाह थे। शहजादा उसकी खूबसूरती देखकर हैरत ज़दा रह गया। मेरी दरख्वास्त है कि आप ये ताबूत मेरे हवाले कर दीजिए। इसके बजाय मैं तुम्हें सोने से लबरेज कर दूंगा, इतना कि आप खोद के भी कभी पहाड़ियों से नहीं निकाल पाओगे। नहीं नहीं, ये लड़की हमारे लिए पूरी दुनिया की सोने से ज्यादा अजीज है। जब उन्होंने देखा कि शहजादा उनकी प्यारी सी स्नो वाइट की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, तो उन्होंने वो ताबूत शहजादे को तोहफे के तौर पर दिया। शहजादे ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो उस ताबूत को संभाल कर ले आएं। लेकिन जैसे ही सिपाही ताबूत को उठाकर ले जाने लगे, एक सिपाही का पैर फिसल गया और उस धक्के की वजह से स्नो वाइट के मुंह से जहरीला सेब बाहर निकल आया। जैसे ही जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर निकल आया, स्नो वाइट गहरी नींद से बाहर आ गई और हैरत ज़दा होकर देखने लगी। स्नो वाइट के साथ गुजरा सारा वाकया शहजादे ने उसे सुनाया और उसे अपनी शहजादी बनाने की ख्वाहिश भी जाहिर की। और स्नो वाइट, जिसे शहजादा पहली ही नजरों में पसंद आ गया था, उसने निकाह के लिए हामी भर ली। उनके निकाह की खुशी में पूरी रियासत को दावत दी गई। औरतों और मक्कार रानी को भी दावत दी गई। जैसे ही वो दावत के लिए तैयार हुई, वो तिलिस्मी शीशे के करीब गई और शीशे से अपने बारे में दरियाफ्त किया। तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ, सबसे हसीन कौन है भला? कोई नहीं था आप सा, न बांधी न रानी, पर स्नो वाइट तो बन गई आपसे भी बड़ी महारानी। आपकी खूबसूरती तो किसी के काम ना आई, स्नो वाइट की खुशनुमाई हर किसी के दिल पे छाई। जैसे ही ये अल्फाज रानी के समाज से टकराए, वो जलाल में आ गई और उसने शीशे को फर्श पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलाल और हसद के मारे रानी का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई और इसी वजह से उसकी वफात हो गई। लेकिन स्नो वाइट और शहजादे की आने वाली अज़दवाजी जिंदगी खुशी से बसर होने लगी। गोल्डीलॉक्स और 3 भालू। एक मर्तबा एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम गोल्डीलॉक्स था, क्योंकि उसके जुल्फ सुनहरे रंग के थे। उसे जंगल की सैर व तफरीह पसंद थी और जब उसे भूख का एहसास होता, वो जंगली स्ट्रॉबेरी नोश कर लेती और जब थक जाती तो वहीं उसी दरख्त के साए में सो जाती। उसी जंगल में 3 भालू रहते थे। वालिद भालू जो बड़े थे, उनकी भारी आवाज थी। वालिदा भालू छोटी और गोल मटोल थी, उनकी आवाज सुरीली थी। उनके शाना बशाना उनका फर्जंद बच्चा भालू भी था, जो कपास की तरह नर्म और नाजुक था और जिसकी आवाज दबी हुई थी। क्योंकि सबकी बनावट मुख्तलिफ थी, तो सबकी कुर्सियां, पलंग और खिचड़ी के बर्तन अलग अलग थे। रोजाना वालिदा चावल को पानी में भिगोकर रख देती और हर सुबह उस भीगे हुए चावल को उबालकर नाश्ते में 3 अलग बर्तन में परोसती। जिस सुबह ये हादसा दरपेश हुआ, उस रोज आफताब तेज रोशन था और बहुत सी चिड़ियां आसमान में गुनगुना रही थी। वालिद भालू और फर्जंद भालू मकान के पीछे तालाब में गुसल कर रहे थे और पानी से खेल रहे थे। उसी वक्त वालिदा ने उन्हें नाश्ते के लिए मदऊ किया और तमाम लोग अपनी अपनी गर्मा गर्म खिचड़ी के बर्तन के रूबरू बैठ गए। ओह, मेरी खिचड़ी शदीद गर्म है, ऐसा वालिद भालू ने अपनी वजनदार आवाज में कहा। ओह, मेरी खिचड़ी भी शदीद गर्म है, ऐसा वालिदा भालू ने अपनी नर्म आवाज में कहा। ओह, मेरी खिचड़ी भी बहुत शदीद गर्म है, ऐसे फर्जंद भालू ने जोर से कहा। क्योंकि उनकी खिचड़ी ज्यादा गर्म थी, तो सभी ने चहल कदमी पर रवाना होने का सोचा
जब तक उनकी खिचड़ी ठंडी हो जाए तब तक। जैसे ही वो लोग अपने मकान के बाहर निकले तभी गोल्डीलॉक्स उनके मकान के करीब आई। वो भूखी और थकी हुई थी क्योंकि वो बहुत देर से पैदल चल रही थी, इसलिए उसने कुछ वक्त ठहरने का फैसला लिया। जंगल में मुकीम इस छोटे से मकान में उसने दरीचे में से झांका। उसे अंदर खाने से सजी एक मेज दिखी। इस मकान में कोई है? उसने आवाज दी पर किसी ने जवाब नहीं दिया। भालू दरवाजा खुला छोड़कर चले गए थे। ये देखकर गोल्डीलॉक्स घर में दाखिल हो गई क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। इसीलिए गोल्डीलॉक्स वालिद भालू की आराम कुर्सी पर बैठ गई, पर कुर्सी उसके लिए निहायत वसी थी। गोल्डीलॉक्स के पैर जमीन तक नहीं पहुँचते थे, इसीलिए उसने वालिदा भालू की कुर्सी पर आराम से बैठने की कोशिश की, पर ये कुर्सी भी उसके लिए निहायत वसी थी। वो नीचे उतरकर फरजंद भालू की कुर्सी पर बैठ गई। वो कुर्सी टूट गई क्योंकि वो कुर्सी उसके वास्ते निहायत छोटी थी। गोल्डीलॉक्स नाश्ते से सजी मेज पर पहुंची। खिचड़ी से उठती खुशबू ने उसकी भूख मजीद बढ़ा दी। उसने वालिद भालू की बर्तन से एक चम्मच खिचड़ी नोश की, लेकिन खिचड़ी शदीद गर्म थी, इसीलिए वो प्याला छोड़ वालिदा भालू के प्याले के करीब गई। उसने उस प्याले में से एक चम्मच खिचड़ी नोश की, लेकिन अब खिचड़ी बेहद ठंडी थी। पेट भर नाश्ता कर लेने के बाद जैसे उसे जोर से नींद आई, जैसे उसकी नजर आरामगाह की जानिब पलंगों पर गई। उसने तय किया क्यों न घर लौटने से कब्ल थोड़ा आराम किया जाए। अव्वलन वो वालिद भालू के पलंग पर लेटी, पर वो उसके लिए निहायत वसी था, इसीलिए वो उस पर से उतरकर वालिदा भालू के पलंग पर लेटी, पर वो बहुत नरम था। गोल्डीलॉक्स को ये पलंग भी नापसंद गुजरा। वो पलंग से उतरी और फरजंद भालू के पलंग पर लेट गई। ये पलंग उसको इतना सुकून बख्श लगा कि गोल्डीलॉक्स उस पर लेटते ही फौरन नींद की आगोश में पहुंच गई। कुछ वक्त बाद तीनों भालू घर में वापस दाखिल हो गए। किसी ने मेरी खिचड़ी नोश की है, वालिद भालू ने गुस्से में चिल्लाकर कहा जब उन्होंने प्याले में चम्मच देखा। किसी ने मेरी खिचड़ी भी खाई है। वालिदा भालू प्याले में चम्मच देखकर हैरान हो गई। फरजंद भालू, किसी ने मेरी तमाम खिचड़ी नोश कर डाली, कुछ भी बकाया नहीं रखा। फरजंद भालू ज़ारो कतार रोने लगा। वालिद भालू ने कहा, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था। उतने में वालिदा भालू निहायत बिगड़कर बोली, कोई मेरी कुर्सी पर भी बैठा था। उतने में फरजंद भालू सिसक कर कहने लगा, कोई मेरी कुर्सी पर भी बैठा था और उसे तोड़ दिया। तीनों भालू तमाम घर की तलाश में लग गए। वालिद भालू बिगड़कर बोले, कोई मेरे पलंग पर सोया था। वालिदा भालू बोली, कोई मेरे पलंग पर भी सोया था। कोई मेरे पलंग पर सोया है, ये देखो वो रही। फरजंद भालू ज़ारो कतार रोने लगा। आवाज सुनकर गोल्डीलॉक्स नींद से बेदार हो गई। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा तीनों भालू उसकी जानिब निहायत गुस्से से देख रहे थे। वो घबरा गई और पलंग से कूद गई। दौड़ते दौड़ते वो सीधे अपने रिहाइश पर पहुंच गई और उस जंगल में दोबारा फिर कभी नहीं आई। आगोशे नींद शहजादी। बहुत साल कब्ल एक बादशाह और एक मलिका थे जो बहुत मायूस थे। उनके निकाह को बहुत साल गुजर गए थे, पर वो साहिब औलाद नहीं थे। उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली थी। बिलाखिर उनके यहाँ एक दुख्तर की पैदाइश हुई और उनकी ख्वाहिश आखिर बर आई। हर जगह मसरत का माहौल था। शजरीद निसारी में कोई कसर नहीं छूटी थी। बादशाह और मलिका ने एक परी के सिवा तमाम परियों को दावत पेश की थी। वहाँ 13 परियां मौजूद थी, पर उन्होंने महज 12 परियों को ही मदऊ किया था। मगर किसी को ख्याल नहीं था कि वहाँ 13 परियां मौजूद थी। एक ज़ईफ परी थी जो सभी को नापसंद थी, क्योंकि बाकी तमाम जवान और जाज़िब नजर थी, इसीलिए कोई उन्हें तलब नहीं करता था।
शजर ईद निसारी तकरीब में 13वीं परी शदीद तहश में और बेहद सज कर आई थी, क्योंकि उसे नजरअंदाज किया गया था। ज़ईफ परी को तहश में देखकर जवान परी ने अपने आप को पर्दानशी कर लिया, जिससे ज़ईफ परी ने जो नुकसान सोचा था उसका सामना कर सके और तकरीब बेहतर बने। फिर परियां शहजादी को तहाइफ देने लगी। परी अव्वल ने खूबसूरती बख्शी, दुअम ने इंसानियत, सोयम ने रहम दिली, चहर्रुम ने उसे उम्दा रक्स बख्शा, पंजुम ने उसे खुशगवार आवाज बख्शी, छहुम ने उसे तमाम आलाते मौसीकी बजाने का फन बख्शा। इन तमाम ने बहुत कुछ नवाजा। उसके बाद ज़ईफ परी की बारी आई और वो तहश में शहजादी के झूले के करीब आई और तहश में शहजादी से कहा, उसकी हयात के 15वें बरस में उसकी उंगली चरखे में आ जाएगी और वो इंतकाल कर जाएगी। उसके बाद वो पलटी और उस खौफनाक माहौल से रवाना हो गई, क्योंकि सभी उससे नाराज थे और उसे बद्दुआएं देने लगे। ये देखकर जवान परी जहाँ छुपी थी वहाँ से बाहर आ गई। फिक्र न करें, ये हकीकत है। आपकी बेटी की वफात नहीं होगी। मैं किसी परी की ख्वाहिश को नाकाम तो नहीं कर सकती, लेकिन आपकी बेटी की वफात नहीं होगी। वो बस नींद के आगोश में चली जाएगी और 100 बरसों तक उसी हाल में रहेगी और उसके बाद एक शहजादा आकर उसे जगाएगा और ज़ईफ परी की बद्दुआ पूरी हो जाएगी। बादशाह ने अपनी शहजादी की जिंदगी चरखों से महफूज रखने की खातिर उसी वक्त हुक्म दिया कि रियासत के सभी घूमने वाले दौरे और चरखों को नजरे आतिश किया जाए। तमाम परियों की दुआएं बरआने लगी। शहजादी खूबसूरत, रहमदिल, शानदार होने लगी। अब वो तकरीबन 15 साल की हुई थी। वो सभी लड़के और लड़कियों के शाना बशाना छुपन छिपाई खेल रही थी। जब उसके छिपने की बारी आई तो वो दूर तहखाने में जाकर छिप गई, जो बहुत साल कब्ल तामीर किया हुआ था। वहां छोटे से मकान में दाखिल हुई और वहां पहुंचकर देखा तो एक ज़ईफ़ुल उम्र खातून चरखे के करीब तशरीफ फरमा थी और चरखे के घूमने के साथ धागों के टुकड़े जुड़ रहे थे। ये आप क्या कर रहे हो? मैं चरखा चला रही हूँ। खातून बादशाह के हुक्म से अनजान थी कि सभी चरखे तहश नहश करके दफन किए जाए, और ये शहजादी कौन थी इससे भी वो बेखबर थी। कभी तो मैं टुकड़ों में से लीनन काटती हूँ, कभी भेड़ की खाल से रुई काटती हूँ और कभी दोशीज़ाओं के लिए सुनहरे रंग के धागों से खूबसूरत पैरहन बनाती हूँ। क्या ये मुश्किल काम है? हाँ, थोड़ा बहुत। मैं कोशिश करूं? हाँ, जरूर। खातून ने शहजादी को चरखे के करीब बैठने दिया, पर चरखे की सुई की नोक से शहजादी की उंगली जख्मी हो गई और वो बेहोश हो गई। ज़ईफ परी की बद्दुआ हकीकत में तब्दील हुई। ज़ईफ खातून बराए मदद आवाजें लगाने लगी और रोने लगी, और अफराद किले के हर सिमत से दौड़ कर आ रहे थे। सबने पानी छिड़ककर शहजादी को होश में लाने की कोशिशें की, पर नाकाम रहे। ये खबर से वाकिफ होते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि शहजादी को उसके नरम पलंग पर सोने की कंबल उड़ाकर सुलाया जाए जब तक 100 साल मुकम्मल ना हो। जिस जवान परी ने शहजादी की हिफाजत की थी, उसे इस हादसे की खबर मिलते ही वो बिला ताखीर 6 ड्रैगन की बग्घी में सवार बादशाही किले के करीब महज 1 घंटे में पहुंच गई। किले में से गुजरते हुए उसने बादशाह, मलिका के सिवा सभी को बेहोश कर दिया। रहबर, सिपहसालार, सिपाही, गुलाम, खादिम, रखवाला, दरबान, तमाम को। तहखाने के बाहर की आग भी बुझ गई और फूल भी मुरझा गए, और बादशाह और मलिका
शहजादी पर शफकत करके मायूस होकर शाही किले को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। 1 घंटे में दरख्त की शाखों ने किले को हर सिमत से जकड़ लिया कि कोई अंदर आराम फरमा शहजादी को बेजार ना करे। किले की ऊपरी मंजिल हरे दरख्त की वजह से वक्तन फवक्तन नजर आती। परी ने अपना काम बेहतरी से सरअंजाम दिया। 99 मौसम गर्मा, 99 मौसम सर्दी और बारिश बीत गए। एक रोज एक शहजादा जंगल में शिकार को निकला। उसने किले का नजारा किया। उसने अपने सिपाही से इसके बारे में मजीद पूछा। एक ने कहा कि वो किला भूतों का था। उसके बाद एक दूसरे ज़ईफुल उम्र ने कहा, अली जनाब शहजादे, आज से 50 साल कबल मेरे वालिद को मेरे दादा ने कहा था, यहाँ जंगल में एक वसी किला है और वहाँ आलम की सबसे हसीन शहजादी की पैदाइश हुई थी। किसी हादसे के सबब वो अंदर नींद की आगोश में है, जिसे महज कोई शहजादा ही बेदार कर सकता है। ये सुनकर शहजादी की दिल की धड़कनें और तेज हो गई। उसे हकीकत का पता करने की ख्वाहिश हुई। उसने किले की जानिब रुख किया और दरख्त और शाखें काट कर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने शाखों को छुआ, वैसे ही तमाम दरख्त के पत्ते झड़ गए और रास्ता बनने लगा। वो अपने घोड़े के शाना बशाना तहखाने में दाखिल हुआ। जैसे ही वो अपने घोड़े के शाना बशाना तहखाने में मजीद आगे बढ़ा, उसने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। उसने वहाँ लातादाद घोड़े और अफराद देखे। पहले जब वो तहखाने से गुजरा जहाँ घोड़े और इंसान थे, उसे अव्वल ये लगा कि सब फौत हो चुके हैं, पर बाद में उसे महसूस हुआ कि वो हालत नींद में पुरसुकून नींद में सांसें ले रहे हैं। बिलाखिर वो शहजादी के हुजरे में दाखिल हुआ। खूबसूरत नाजुक रोशनी में रेशम के पलंग पर शहजादी नींद के आगोश में थी। शहजादा पलंग के करीब पहुंचा और शहजादी के चेहरे की जानिब तशरीफ रखी। शहजादी की उंगलियां पुरसुकून हालत में एक छोटे से कुत्ते पर थी, जो शहजादी की गोद में हालत नींद में था। शहजादी के लब मुस्कुरा रहे थे। उसने एक हसीन ख्वाब में शहजादी को नींद की आगोश में देखा और बिलाखिर शहजादे ने करीब जाकर शहजादी के पेशानी पर मोहब्बत से बोसा लिया। और अब शहजादी की नींद मुकम्मल हुई और उसके लबों के एहसास से शहजादी नींद से बेदार हुई और बद्दुआ खत्म शुद्ध हुई। मैं बरसों से आपका इंतजार कर रही थी। उन दोनों का जहाँ जहाँ से गुजर हुआ, एतराफ के तमाम अफराद बेदारे नींद हुए। तमाम किला फिर से रोशन हुआ और सभी अपनी जिम्मेदारियों में मशगूल हो गए। शहजादा और शहजादी एक अजीमुश्शान मकान में तशरीफ लाए, जहाँ लजीज खाना तैयार था। शहजादा और शहजादी लाफानी इश्क में डूब गए और बिलाखिर उन्होंने निकाह कर लिया और फिर से जश्नो त्योहार के माहौल ने साया किया और सब मौसीकी में झूमने लगे। बोने और मोची। एक दफा एक मोची हुआ करता था जो खूब मेहनती था और बेहतरीन जूते बनाया करता था, लेकिन इससे फिर भी उसका गुजारा नहीं हुआ करता था। आखिर में वो पूरा कंगाल हो गया और उसके पास बस इतना चमड़ा बच गया था कि उससे सिर्फ एक जोड़ी जूते बन सकते थे। उसी शाम उसने चमड़ा काटा और अगली सुबह जूते बनाने की तैयारी शुरू की और फिर उसी रात वो अपनी बीवी के साथ सोने के लिए ऊपर के कमरे में चले गया। लेकिन वो काफी गमज़दा था। अगली सुबह वो जागा और खुदा की इबादत की और अपने काम पर रवाना हुआ और वो हैरान रह गया जब उसने देखा जूते तो सिल के तैयार हैं। वो ज़ईफ आदमी इस मुंतशर में मुब्तला हुआ कि ये हुआ कैसे। उसने जूते की अच्छे से जांच पड़ताल की और उसने पाया कि ये सलीके से सिले गए हैं। उसी दिन एक खरीदार दुकान पर आया जूता खरीदने के लिए और जब उसने देखा जूते बड़े आला दर्जे के हैं तो उसके लिए वो दुगना दाम देने के लिए तैयार था।
उसने उन पैसों से इतना चमड़ा खरीदा कि उससे 2 जोड़ी जूते बन सकते थे। उसने फिर से चमड़े को काट दिया और सोने चला गया ताकि वो उसे अगली सुबह सिला सके। लेकिन जब वो जागा, उसने देखा जूते फिर से सिल के तैयार थे। वो दोनों जोड़ी जूते उन पहले जूतों से भी बहुत अच्छे बने थे और उसी दिन उन दोनों जूतों की बिक्री हो गई और उसके पास इतने पैसे आ गए कि 4 जोड़ी जूते सिले जा सकते थे। कई हफ्ते और माह बाद यही चलता रहा। हर शाम वो चमड़े को काट लेता था और खुदा की इबादत करके सो जाता था और हर सुबह वो पाता कि जूते अच्छी तरीके से सिल के तैयार होकर मेज पर रख दिए जाते। पहले 8 जोड़ी, फिर 20, फिर इतने कि गिनना मुश्किल हो गया था। उसके पास इतने खरीदार थे कि अब वो सबसे अच्छा चमड़ा खरीद सकता था और बाकी जरूरत के सामान भी। उसने बूट बनाना शुरू किया सबसे मुलायम चमड़े से, जो कि शिकार करने के लिए बेहतरीन था। उसने वेलवेट, सिल्क और कई तरीके के जूते बनाना शुरू कर दिए जो जश्न के लिए औरतों को पहनने के लिए काफी अच्छे लगते थे। और इतने माह गुजरने के बाद वो मोची इतना अमीर हो गया था कि अब वो अपने उन मददगारों को के नाम कुछ करना चाहता था। एक रात वो और उसकी अहलिया चमड़े के पीछे छुपकर देखने लगे कि ये सारी करामात किसकी है। आधी रात को 2 बरहाना छोटे बौने वहां आए और उन्होंने मोची के सारे जूतों को एक झटके में सिला दिया और फिर वो गायब हो गए। और मोची और उसकी अहलिया को उनकी मुफलिसी पर बहुत अफसोस हुआ। उसकी बीवी ने उन दोनों बौनों के लिए छोटे से प्यारे से कपड़े सिले और मोची ने सिल्क के 2 प्यारे जूते बनाए। उन दोनों ने तोहफे को टेबल पे रखा और चमड़ों के पीछे जाके छुपकर देखने लगे। जब वो बौने फिर से आए और उन्होंने वो तोहफे देखे तो बहुत खुश हुए। उन्होंने वो कपड़े पहने और खुशी में झूम झूम कर नाचने लगे और वो फिर वहां से गायब हो गए और फिर कभी नहीं आए। लेकिन वो मोची कामयाबी की ऊंची चोटियों को छूते रहा और बड़ा अमीर रहा। अलादीन और उसका चिराग। कई सालों पहले अलादीन नाम का एक बच्चा अपनी अम्मी के साथ रहता था। मुल्क के शाम में अलादीन की अम्मी चरखा चलाती थी। रात दिन मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती थी ताकि खुद का और अलादीन का गुजर बसर कर सके। पर ये लड़का पूरे दिन बस खेलते रहता। उसे पढ़ाने के लिए कोई मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि उसे खुद का नाम तक लिखने नहीं आता था। हमेशा भूखा रहता था। उसके दोस्त भी या तो भिखारी या तो चोर उचक्के थे। वो अक्सर एक सपना देखता कि एक दिन कोई जादूगर आएगा और उसे दुनिया का सबसे रईस और खूबसूरत आदमी बनाएगा। अलादीन सिर्फ 15 साल का था। एक दिन वो घर के बाहर आ गया। तभी एक अनजान शख्स वहाँ से गुजरा जो अलादीन को खामोशी से देखता ही रहा। वो काला जादू करने वाला मुल्क के रोम का जादूगर था। वो कब से अलादीन को एक टक लगाकर देख रहा था। उसे अपने मंसूबे के लिए एक ऐसे बच्चे की तलाश थी जो अगर कभी वापस भी न आए तो भी कोई उसे याद न कर सके। तुम मुस्तफा के फर्जंद हो ना? हाँ जी, मैं ही हूँ। मेरे वालिद साहब कुछ साल पहले इंतकाल कर गए। वो एक गरीब दर्जी थे। उनके जाने के बाद हम और गरीब हो गए। बेटा, मैं तुम्हारा चचा हूँ। बहुत सालों से बैरून ममालिक में घूम रहा हूँ, पर अब मैं तेरा और तेरी मम्मी का ध्यान रखने के लिए वापस आया हूँ। तुझे अब कभी भी भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। उसने बच्चे के हाथ पर कुछ अशरफियाँ रखी और मशरूब और कुछ खाना लेने के लिए कहा जिससे वो उस बच्चे की दावत कर सके। जादूगर ने अलादीन की अम्मी से वादा किया कि वो अलादीन को अपने कपड़ों की दुकान में रोजगार मुहैया कराएगा। उसने अलादीन को नया पैरहन दिया और शहर जाने के लिए खुद के साथ आने की दावत दी। वो शहर के सबसे रईस दुकानदार से मिले और महल भी देखा। सूरज सवा नेज़े पर था और गर्मी बेहद थी और वो थोड़ा थक भी गए थे।
जादूगर अलादीन को फूलों से भरे गुलिस्तान में ले आया। जादूगर अलादीन को बड़ी चट्टान की तरफ ले गया और आग लगाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कहा। फिर थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी की और आग लगा दी। उसमें से गहरा धुआं निकला और सांप की तरह बिल्कुल फैल गया। जादूगर अजीब व गरीब अनजान अल्फाज बड़बड़ाने लगा और देखते ही देखते तांबे की अंगूठी चट्टान से निकली। अलादीन, तो इस दुनिया में बस एक ही है जो खजाना निकाल सकता है, जो उस पत्थर में छुपा हुआ है। उसे उठा, सीढ़ियां उतर, तुझे इस गुफा में सब देखने को मिलेगा। वो तुझे एक बागीचे की तरफ ले जाएगा जो इंसान के ख्वाबों से भी ज्यादा खजाने से लबरेज है। तुझे जो पसंद है तू हासिल कर ले, और मेरे अरमान ये है कि वहाँ एक जलता हुआ चिराग है, वो मेरे लिए ले आ। ले ले ये अंगूठी ले बच्चा, और इस उंगली में पहन ले, ये तुझे आफतों से महफूज रखेगी। अलादीन ने चट्टान सरकाई और नीचे गार में चला गया। हीरा पन्ना जैसे कई हीरे जवाहरात यूं ही जमीन पे पड़े हुए थे। दुनिया की तमाम खूबसूरती से भी ज्यादा खूबसूरत हीरे उसने कभी नहीं देखे थे, एक से बढ़कर एक दिलकश और हसीन। इसीलिए जल्दी जल्दी जितना हो सका उसने उतने हीरे बटोरने शुरू कर दिए। फिर उसकी नजर चिराग पर पड़ी और उसे संभाल कर अपनी कमीज में छुपा दिया और गार से रवाना हो गया जहाँ जादूगर उसकी राह तक रहा था। अलादीन, वो चिराग मेरे हवाले कर दे ताकि मैं तुझे बाहर निकाल सकूं। नहीं, पहले मुझे बाहर निकालिए, तभी मैं आपको ये चिराग दूंगा। बहुत वक्त तक दोनों में बहस छिड़ गई। जादूगर बेहद गुस्सा हो गया और गार का दरवाजा बंद कर दिया और गायब हो गया। अलादीन इस कदर खुश था कि वो खौफजदा होना ही भूल गया, लेकिन वो अंधेरे गार में कैद हो गया था और अब वो डरने लग गया। तभी अचानक से अपनी उंगली की अंगूठी खींचने लग गया जो उसे उस जादूगर ने दी थी। उसी वक्त वहाँ एक देव कामद जीनी हाजिर हो गया। वो इतना बड़ा जीनी था कि पूरे गार में समा गया। मैं इस अंगूठी का गुलाम हूँ, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ मेरे आका? मुझे घर जाना है। अलादीन ने अपने आप को अपनी अम्मी के सामने खड़ा पाया। दोनों ने एक दूसरे को मसरत से गले लगाया। अलादीन ने अम्मी को अपने कारनामे बताए और पता चल गया कि वो कितना भूखा है। उसने खाने के लिए दरियाफ्त किया। ये सुन के अम्मी रोने लग गई क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ मुहैया नहीं था और न खरीदने के लिए कुछ पैसे थे। अम्मी, हम इस चिराग को फरोख्त करके रकम इकट्ठा कर सकते हैं। उसकी अम्मी बैठ गई और रगड़ रगड़ कर चिराग को साफ करने लगी। तभी उस चिराग से एक देव कामत जीनी हाजिर हो गया जो जादूगर के जरिए दी गई अंगूठी के गुलाम से भी ज्यादा ताकतवर था। आपको क्या चाहिए मेरे आका? थोड़ा खाना। जीनी गायब हो गया और फौरन बहुत सारे फल और मिठाइयों के थाल के साथ हाजिर हो गया और वो सारे थाल वहाँ रखकर फिर से गायब हो गया। जब अलादीन अपनी अम्मी का ख्याल रख रहा था जो जीनी को देखकर एकदम दंग रह गई थी। खाना उन्होंने 2 दिनों तक खाया और अलादीन उन चांदी की थालियों को लेकर बाजार चला गया और ढेर सारे पैसों में बेच दिया जो पूरे साल की ग़िज़ा के लिए काफी थे। और इस तरह उसने काफी साल निकाल दिए। चिराग और जीनी का इस्तेमाल करते हुए अलादीन एक खूबरू नौजवान लगने लगा था। उसने अपना वक्त सरमायादार के साथ सीखने में गुजार दिया। एक दिन बाजार में उसकी नजर सुल्तान की दुख्तर पर पड़ी जिसे उसके मुलाजिम रास्ते पर डोली में लेके जा रहे थे। वो इस कदर खूबसूरत थी कि अलादीन उसी वक्त उसके प्यार में गिरफ्तार हो गया और निकाह के सपने सजाने लगा। जादुई गुलिस्तान से मिले हीरे जवाहरात उसने इकट्ठा किए जिसकी असल कीमत का अंदाजा उसे भी नहीं था। उसने अपनी अम्मी से वो जवाहरात सुल्तान के पास ले जाने के लिए कहा और सुल्तान से उनके दुख्तर के रिश्ते की गुजारिश करने को कहा। जब सुल्तान ने वो सब हीरे देखे तो उन्हें भी जानने का तजस्सुस हुआ।
आपके बेटे से बोलो कि वो इससे 40 गुना ज्यादा हीरे हासिल करें, तो ही मैं अपनी दुख्तर का निकाह इससे करवाऊंगा। अम्मी दौड़ती हुई आई और दरबार से लाई हुई खुशी की खबर सुनाई। अलादीन ने जीनी को हुक्म दिया कि वो तोहफे हाजिर करे और उसी वक्त 40 सियाह गुलाम और 40 सफेद गुलाम हाजिर हो गए। सभी के पास हीरे, पन्ना, मोती और हर तरह के जवाहरात थे और अलादीन के लिए एक खूबसूरत पैरहन थी जो दुनिया के तमाम बादशाहों से खूबसूरत थी, और एक खूबसूरत तरीन घोड़ा जिसको हीरे मोतियों से सजी बग्गी लगी थी। जब अलादीन रास्ते से महल जाने के लिए निकल पड़ा तो उसके गुलामों ने लोगों पर सोने की अशरफियां फेंकनी शुरू कर दी। सुल्तान अलादीन को एक ही बार में निकाह के वादे को पूरा करने के लिए और शहर को मालदार बनाने के लिए बहुत खुश हो गया। बादशाह ने अपने वजीर को बुलवाया और निकाह के दस्तावेज बनवाने का हुक्म दिया। फिर अलादीन वापस चला गया और चिराग मसलने लगा। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि आज की शब सुल्तान के महल के सामने एक आलीशान महल बनाओ जो मेरी मलिका को खूब पसंद आए, और तभी वापस आना जब मेरी तमाम तमन्नाएं बर आए। दूसरे दिन सुबह बादशाह दंग रह गए क्योंकि उनके सामने उनके महल से भी ज्यादा आलीशान और खूबसूरत महल था जो बाकी कई महलों से नायाब था। फिर अलादीन का निकाह हो गया। काफी अरसा बीत गया। अलादीन और शहजादी की अज़दवाजी जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी। एक दिन अलादीन अपने मुलाजिमों के हमरा शिकार पर रवाना हुआ। तब मुल्क के रोम का वही जादूगर फिर से नमूदार हो गया। उसे अलादीन के रईस होने की खबर मिल गई। ऐसा सिर्फ चिराग के जादू से ही मुमकिन था। वो चिराग हासिल करने की खातिर बिल्कुल आम से हुलिये में कई खूबसूरत चमकदार चिरागों को लेकर रास्ते पर रवाना हो गया। पुराने देकर नए लो, पुराने चिराग देकर नए ले लो। तमाम मुलाजिम और शहर की भोली आवाम पुराने चिराग देकर नए चिराग खरीदने लगे। शहजादी ने भी चिराग फरोख्त की आवाज सुनी और उसे वो कदीम चिराग याद आया जो अलादीन ने उनकी आरामगाह में रखा था। शहजादी ने अपने मुलाजिम को नया चिराग लाने के लिए कदीम चिराग दे दिया क्योंकि वो उस तिलिस्मी चिराग की ताकतों से बेखबर थी। मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। जादूगर ने जीनी को हुक्म दिया कि वो महल और शहजादी को अपने शहर मुल्क रोम मुंतकिल कर दे। अलादीन जब लौट आया तो हैरत ज़दा रह गया। उसका आलीशान महल वहाँ से नदारद था। बादशाह के सिपाहियों ने अलादीन को फौरन गिरफ्तार कर लिया और उसे फांसी दिलाने ले गए। अलादीन अपने दोनों हाथ जोड़कर दो जानों होकर दुआएं मांगने लग गया, लेकिन वो ये भूल गया कि उसने अभी तक वो तिलिस्मी अंगूठी पहन रखी है, जिसको मसलते ही जीनी हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे मेरी मलिका के पास ले चलिए। अल्फाज अभी मुकम्मल भी न हुए थे कि उसने देखा कि वो मुल्क के रोम में अपनी शहजादी के रूबरू है। शहजादी ने अलादीन को सारा वाकया सुनाया कि कैसे जादूगर उसकी मोहब्बत हासिल करने की जिद्दोजहद कर रहा था, जिसे सुन अलादीन ने शहजादी को जहर की शीशी थमाई और उसे जादूगर के मशरूब में डालने की सलाह दी। जब वो उससे मुलाकात करने आए तब, और अलादीन खुद करीब ही छुप गया। रात जब उफक पर चांद नजर आने के साथ ही जादूगर शहजादी से मिलने उसके आरामगाह में तशरीफ लाया, लेकिन इस बार शहजादी ने रोने की बजाय खुश दिली से उसका खैर मकदम किया और अपने पास बैठने की फरमाइश की और उसे मशरूब पेश किया। जादूगर ने खुशी के मारे वो मशरूब नौश फरमाया और आखिरी कतरे तक तमाम मशरूब पी लिया और ऐसे आखिर खुद की जान गंवा बैठा। अलादीन बाहर आ गया और जादूगर के कुर्ते से चिराग बरामद कर उसे मसलने लगा, जिससे जीनी हाजिर हो गया। जीनी की मदद से महल के साथ साथ सब कुछ वापस नाजिल हो गया। अलादीन शहजादी को बादशाह के पास ले गया और आने वाली जिंदगी सभी खुशहाली के साथ बसर करने लगे।
साल पहले की बात है। जन्नत की परी के पास एक बहुत ही खूबसूरत बतख थी। वो परी अपनी बतख का बड़े अच्छे से ख्याल रखती थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि जब उस बतख ने अंडे दिए तो वो अंडा जन्नत से नीचे गिरकर सीधे जमीन पर आ गया। कुछ दिनों के बाद उस अंडे में से एक छोटी सी बतख बाहर निकली। वो छोटी सी बतख बड़ी खूबसूरत, बिल्कुल जन्नत वाली बतख की तरह थी। वक्त गुजरता रहा। करीब के ही एक कस्बे में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। जिंदगी बसर करने के लिए एक छोटे से खेत के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं था। उस खेत में ही वो किसान सब्जियां उगाता और उन्हीं सब्जियों को खाकर और थोड़ा बहुत बेचकर अपना और अपने घर वालों का गुजारा करता। एक दिन किसान की बीवी ने उससे कहा, कितना अच्छा होता अगर हम लोग कभी कभार अंडे भी खा सकते। काश हमारे पास एक बतख होती जो रोज अंडे देती। मगर किसान के पास इतनी रकम नहीं थी कि वो बतख खरीद सकता। उस दिन किसान अपने खेत की बहुत सारी सब्जियां लेकर बाजार गया और वहां उन्हें बेचकर पैसे मिले। उससे उसने एक बतख खरीद ली। किसान उस बतख को अपने घर लाया और उसके लिए घोंसला बना दिया जिसमें बतख आराम से बैठकर अंडे दे सके। ये जो बतख अंडे देगी उसे खाएंगे भी और कुछ बेच भी देंगे। किसान हमेशा यही सोचता रहा। वक्त गुजरने लगा और एक दिन सुबह किसान नाश्ते के लिए अंडे लेने बतख के घोंसले में गया और जब उसने देखा कि बतख ने एक खूबसूरत सोने का अंडा दिया है, तब उसने सोचा कि उस बतख की पैदाइश उसी अंडे से हुई है जो अंडा जन्नत से गिरा था। सोने का अंडा? मैं देख रहा हूँ, क्या वो सच है? तो मैं बहुत जल्द मालदार बन जाऊंगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ किसान बाजार में पहुंचा और उसने सोने के अंडे को काफी अच्छी कीमत में बेच दिया और ये सोचने लगा कि अब उसके दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। मगर बहुत जल्द उसे ये महसूस हुआ कि इतनी सी रकम में मनचाही खुशी नहीं मिल सकती। अब किसान बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगा जब फिर से बतख सोने का अंडा दे। वो बतख का बहुत ख्याल करने लगा और बहुत जल्द वो दिन भी आ गया जब बतख ने एक और सोने का अंडा दिया। किसान और उसकी बीवी अंडे को देखकर बेहद खुश हो गए। किसान फौरन अंडे को लेकर बाजार गया और उसे भी ज्यादा कीमत में बेच दिया और अब तो वो किसान उस कस्बे के दौलतमंद इंसानों में गिना जाने लगा। वक्त के साथ साथ किसान और उसकी बीवी आहिस्ता आहिस्ता दौलतमंद हो गए। मगर जितना वो दौलतमंद होते गए उतना ही उनके मन में लालच और घमंड पैदा होने लगा। दोनों जल्द से जल्द दुनिया के सबसे दौलतमंद इंसान बनने का ख्वाब देखने लगे। एक दिन किसान की बीवी ने उसे अपनी एक तरकीब बताई। कितना अच्छा होता अगर सारे के सारे सोने के अंडे हमें एक ही बार में मिल जाते। किसान को अपनी बीवी की ये तरकीब काफी पसंद आई, इसलिए दोनों ने बतख को काटकर उसके सारे सोने के अंडे एक ही बार में हासिल करने का फैसला किया। मगर लालच से कब किसका भला हुआ है। दोनों मियाँ बीवी ने फौरन एक ही साथ सारे के सारे सोने के अंडे हासिल करने की लालच में एक धारदार चाकू उठाकर उस बतख का पेट फाड़ दिया। लेकिन अपने इस लालच में उन्होंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। बतख के पेट में एक भी अंडा नहीं मिला और अब तो आगे भी एक भी सोने का अंडा मिलने की उम्मीद खत्म हो गई। बेचारी बतख को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इसके साथ ही किसान और उसकी बीवी के दौलतमंद होने का रास्ता भी बंद हो गया। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों, लालच बुरी बला है। बहुत दिनों पहले की बात है। एक मादा बतख अपने घोंसलों में अंडों के ऊपर बैठकर अपने अंडों को सींच रही थी। एक दिन एक के बाद एक अंडे टूटने लगे और पीले पीले बतख बाहर निकलने लगे। छोटा बतख अपने पंखों को हिलाने लगा। क्वैक क्वैक। मेरे प्यारे बच्चों, माँ बतख बहुत सुकून के साथ बोली, कितने खूबसूरत हो तुम सब। क्वैक क्वैक। बच्चे ने कहा। फिर माँ बतख बोली, तुम सब एक कतार में खड़े हो जाओ, हम सब पानी में तैरने उतरेंगे। माँ गिनने लगी, 1 2 3 4 5 मेरे बच्चों। और वो बोलती रही, मेरे 6 बच्चे होने चाहिए थे।
लेकिन एक बड़ा सा अंडा अब भी घोंसले में था। ओह, माँ बतख बोली, लगता है वो बड़ा अंडा अभी भी और वक्त लेगा। माँ बतख अपने घोंसले में जाकर अंडों पर बैठ गई। दूसरे दिन वो बड़ा अंडा टूटना शुरू हो गया। एक लड़का बतख बाहर निकला, लेकिन वो दिखने में थोड़ा अलग था और वो दूसरे बच्चों से थोड़ा बड़ा भी था। उसका रंग पीला भी नहीं था और उसका सर बड़ा था। उसका रंग भी थोड़ा सा काला था। सर से लेके पैर तक वो काला था। उसके चलने का अंदाज काफी मजेदार था। एक छोटी बतख बोली, ये क्या है? ये तो हम जैसा नहीं है। इतना भयानक जानवर मैंने कभी नहीं देखा। दूसरा छोटा बतख बोला, तुम ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो? माँ बतख मायूसी से बोली, तुम सब की उम्र बस एक दिन की है। तुम्हारे भाई की पैदाइश अभी अभी हुई है और उसी घोंसले से जहाँ से तुम्हारी पैदाइश हुई। चलो अब एक कतार में खड़े हो जाओ, हम तैरने जाएंगे। फिर भी छोटे बतख बोलने लगे। वो बदसूरत बतख समझ नहीं पा रहा था कि ये दूसरे छोटे बतख इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। वो सब के पीछे जाकर खड़ा हो गया। तमाम पीले बतख एक एक करके नदी में कूदने लगे। जब बदसूरत बतख की बारी आई तो वो पानी में कूदा और आराम से तैरने लगा। कम से कम ये तैर सकता है, माँ बतख ने खुद से कहा। पानी से बाहर आकर तमाम एक साथ खेलने लगे और उस बदसूरत बतख ने भी अपने भाई बहनों के साथ खेलना शुरू किया, लेकिन वो उस पर चिल्लाने लगे, भागो इधर से, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम बदसूरत हो और तुम अजीब चलते हो। क्या तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो हम पर बड़ा एहसान होगा। सब बतख एक साथ चिल्लाने लगे, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ये मुझे यहाँ रहने क्यों नहीं दे रहे हैं? उस रात बदसूरत बतख का बच्चा उड़ के तालाब की दूसरी जानिब गया। वो तब तक उड़ता रहा जब तक वो जमीन की तरफ न पहुँचा। वहाँ वो दो बड़े बतखों से मिला। क्या मैं यहाँ कुछ देर ठहर सकता हूँ? बदसूरत बतख ने कहा, मेरे यहाँ रिहाइश का कोई ठिकाना नहीं है। तो हम क्या करें? एक बतख ने कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ। अचानक एक बड़ा सा कुत्ता वहाँ आ गया। वो बहुत भूखा था। वो उन दोनों बतखों के पीछे दौड़ा, लेकिन वो दोनों हवा में उड़ गए और उनके पंख नीचे जमीन पर गिर गए। बदसूरत बतख का बच्चा बहुत डर गया था। वो डर के मारे छुप गया। कुत्ते ने लंबी सांस ली और वो वहाँ से चला गया। मैं इतना बदसूरत हूँ कि भूखा कुत्ता भी मुझे नौश नहीं फरमाना चाहता। ये बात कहते हुए बदसूरत बतख अफसरदा हो गया। तभी एक बिजली चमकी। आसमान में कड़कड़ाहट के साथ रोशनी दिखाई दी और बहुत जोर की आंधी आई। उसके साथ ही बहुत जोरों से बारिश होने लगी। बदसूरत बतख बिजली और बारिश को देखकर बहुत डरने लगा और उसके साथ ही तेज ठंड हवा भी चलने लगी। बोलते हुए उसने अपने पंख अपने सीने से चिपका लिए। मुझे जगह मिल जाए तो मैं खुद को सुखा सकता हूँ। तभी बिजली चमकी और उसे एक लकड़ी का घर दिखाई दिया। क्या ये किसी की रिहाइश है? वो उस दरवाजे के करीब गया। क्वैक क्वैक। बदसूरत बतख ने कहा। दरवाजा खुलते ही एक आवाज सुनाई दी, बाहर कौन है? बूढ़ी औरत ने कहा और उसने दाएं बाएं देखा। उसकी आंख भी ठीक नहीं थी। तब उसने नीचे देखा और कहा, अरे ये तो एक बतख है। उसने बदसूरत बतख के बच्चे को उठाया और घर में दाखिल हो गई। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें अंडे देने होंगे, बूढ़ी औरत ने कहा। इतने में एक बिल्ली और एक मुर्गी की नजर उस पे पड़ी। तुम्हारी क्या बिसात है? तुम कभी भी घर में दाखिल होगी और कभी भी कब्जा कर लोगी। बिल्ली ने कहा। मुर्गी ने कहा, मेरे रहते हुए अंडा देने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। तुम उसकी फिक्र मत करो। बदसूरत बतख ने कहा। मैं लड़का बतख हूँ, तो तुम्हारी मौजूदगी का सबब क्या है? बिल्ली ने कहा। बुढ़िया ने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? यहाँ
से निकल जाओ धोखेबाज। मुर्गी चिल्लाकर बोली, निकल जाओ, निकल जाओ। बिल्ली ने चिल्लाकर कहा। तभी दरवाजा थोड़ा खुला और वो दुखी बदसूरत बतख का बच्चा तूफानी आंधी में दरवाजे से बाहर निकल गया। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। बदसूरत बतख की आंखों से आंसू आने लगे। आंधी खत्म हो गई। बदसूरत बतख को एक तालाब नजर आया। वो पानी की तरफ देखने लगा। उसे पानी में एक सफ़ेद रंग के बड़े से परिंदे की परछाई नजर आई। उसने जब ऊपर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक खूबसूरत सा परिंदा आसमान में उड़ रहा था। सफ़ेद लंबा बदन, लंबा गला जो आसमान में उड़ रहा था। वो तब तक उसे देखता रहा जब तक वो परिंदा उसकी नज़रों से ओझल ना हुआ। उसे देखकर वो बेहद खुश हुआ। वो वहीं तालाब के करीब बैठ गया और वक्त गुजारने लगा। दरख्त के पत्ते पानी में गिरने लगे, पहले लाल रंग के, फिर सुनहरे रंग के। मौसम सरमा आ गया और वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ठंडी हवा और काले काले बादलों को देखकर वो और भी अफसरदा हो गया। वो वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन उस ठंडे तालाब को पार करना बहुत मुश्किल था। तालाब का पानी बर्फ बन रहा था। फिर एक दिन वो पानी में उतरा। पानी बर्फ न बन जाए इसलिए वो अपने पैर चलाता रहा ताकि वो तालाब में फंस न जाए। मैं बहुत थक गया हूँ। बदसूरत बतख का बच्चा बोला और पैर चलाता रहा। ऊपर से बर्फ गिर रही थी और वो नीचे दब रहा था। तभी दो हाथों ने उसे उठा लिया। इसकी हालत नासाज है, किसान ने कहा, और उसने उस बदसूरत बतख के बच्चे को अपने जैकेट के अंदर ले लिया और अपने घर ले आया। चूल्हे की गर्माहट लेते हुए वो बच्चा वहीं बैठ गया। देखते ही देखते मौसम सरमा गुजर गया और मौसम बहार आ गया और फिर से पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां उगने लगी, नए फूल खिलने लगे। अब तुम्हारा तालाब में जाकर तैरना जरूरी हो गया है, जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, किसान ने कहा। फिर उसने उस बदसूरत बतख को उठाया और तालाब के करीब ले गया जहां वो उसे मिला था और पानी में उतार दिया। अरे वाह, मैं तो ताकतवर बन गया। वो खुद ब खुद पानी में झपट्टा मारते हुए तैरने लगा। क्यों? मुझे इतनी ताकत पहले क्यों नहीं महसूस होती थी? उसे अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई दी। बहुत सारे खूबसूरत परिंदे आकर पानी में उतरे थे, वही परिंदे जिन्हें उसने उस रोज आसमान में उड़ते देखा था। घबराओ मत, बदसूरत बतख ने दूसरे परिंदे से कहा। अब मैं विदा लेता हूँ, मैं तुम्हारी तकलीफ का सबब नहीं बनना चाहता। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जाने लगा। जब उसने आंखें खोली, उसने उस खूबसूरत सफेद रंग के परिंदे का साया तालाब में देखा। वो इतना करीब क्यों आया है, ये सोचकर वो पीछे चला गया और सफेद परिंदे का साया भी पीछे चला गया। ये क्या हो रहा है? बदसूरत बतख का बच्चा बोला। उसने अपने गले को खींचा और खूबसूरत परिंदा भी अपने गले को खींचने लगा। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? उस खूबसूरत परिंदे ने कहा। हमारे साथ रहो ना। एक और खूबसूरत परिंदे ने कहा। हम अच्छे यार बनेंगे। तब उस बदसूरत बतख के बच्चे को समझ में आ गया कि आखिर हुआ क्या था। वो अब वही बदसूरत सा परिंदा नहीं था, अब वो एक खूबसूरत सा सफेद परिंदा बन गया था। और फिर तमाम परिंदों ने एक साथ अपने पर फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गए। हमारे साथ चलो, एक खूबसूरत परिंदे ने कहा। तुम पहल करो। बदसूरत बतख के बच्चे ने अपने पर फड़फड़ाए और वो सबसे आगे आ गया। उसके तमाम दोस्त उसके पीछे पीछे उड़ने लगे। वो आसमान में ऊपर और कभी नीचे बड़े मजे से उड़ने लगा। अब कौन है बदसूरत बतख का बच्चा? मैं तो नहीं हूँ।